प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और बच्चों, यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 5 मार्च के पेपर में, गृह विज्ञान के पेपर में आप 70 में 70 स्कोर कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वायरल पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अब की बार 2024 बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा यही पेपर छपने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले पेपर का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। दावा के साथ, चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि अब की बार 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, ये क्लास 10 के बच्चों का गृह विज्ञान का ओरिजिनल वायरल पेपर है और परीक्षार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि इस पूरे पेपर को, ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख करके जाएंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों को हल करना जरूरी है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और ये जो पेपर को बच्चों 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, और खंड अ जो होगा 20 एमसीक्यू रहेंगे, जिनको ओएमआर आंसर शीट पर हल करना होगा। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ओएमआर आंसर शीट को भरने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का आवश्यकता होगा। और ओएमआर भरते समय किसी भी प्रकार के इरेजर, व्हाइटनर या काटापीटी नहीं करना है, ये आप सभी को पता होगा। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने दे दिया गया है। और खंड ब जो क्वेश्चन है जो बच्चों, वो 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ को स्टार्ट करेंगे और मैं पूरा यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, पूरा मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ठीक है, आओ, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को क्या कहते हैं? बचत, बजट या आय व्यय का संतुलन या संतुलन। तो आय और व्यय के नियोजन के लिखित रूप को हम बजट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन है कि गृहिणी के द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है, कुशल संचालन के द्वारा, कम व्यय करके, या दोनों, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोनों के द्वारा, क्योंकि गृहिणी को दोनों का इनकम, यहाँ पे दोनों का सामंजस्य स्थापित करेंगे तभी जाकर के बजट हम बना पाएंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि दैनिक सफाई होनी चाहिए किसके माध्यम से? सादे पानी से, खारे पानी से, फिनाइल से या एसिड से। ठीक ना, तो दैनिक सफाई हम डेली तौर पे करेंगे फिनाइल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि सजावट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो हम घरों में सजावट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, पर्दा लगाना, चित्रों से घर को सजाना, या फूलों से घर को सजाना, या घर को सुव्यवस्थित रखना। तो सजावट का मतलब ये होता है बच्चों कि घर का सुव्यवस्थित रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई मापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? माने हम लेंथ किस में मापते हैं, ये आपको बताना है। सेंटीमीटर, मीटर में, ग्राम, किलोग्राम में, लीटर, मिलीमीटर में, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो लेंथ या लंबाई नापने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, उसको मापते हैं सेंटीमीटर और मीटर में, दोनों में माप सकते हैं। ठीक है, मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितना भाग जलीय है? ठीक है, जलीय मतलब जल से भरा हुआ है, माने ऐसा, माने पृथ्वी पे जो भी आपका जो भी माने तत्व है, ठीक है, जो भी पृथ्वी का भाग है उस पे कितना भाग जलीय है, जलमंडल से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा 3/4 भाग जो होता है पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जलमंडल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जल, पारा, सोडा या नमक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, देखो यहाँ पे जल, हाइड्रोजन मतलब H2 होता है और ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। ठीक है, और दोनों को जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा H2O मिल जाएगा। ठीक है, और यही जब H2O को हीट कर देंगे तो यही आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट भी जाता है। ठीक है, तो दोनों में हम यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O मतलब जल बनता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल या दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग का नाम है हैजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, भूलना मत, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, या पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी के पाए जाने वाले चारों ओर के वातावरण को, वायुमंडल को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो संक्रामक रोग अभी जस्ट में आप सभी को पता भी होगा कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना एक संक्रामक रोग का एग्जाम्पल है। और आप सभी को पता होगा कि उस रोग से बचने के लिए हम वायु के द्वारा इससे भी बचाव रखते थे, मास्क लगाते थे, जल से हम अपने हाथों को बारी बारी से सैनिटाइज करते धोते थे, और एक दूसरे संपर्क से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है? समय की, परिश्रम की, कपड़े एवं धन की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो घर पर कपड़े सिलने से हमें इन तीनों सभी प्रकार का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा कपड़े एवं धन की, दोनों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चा यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन रहता, अगर उपरोक्त में से सभी रहता तो बेहतर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहता, ठीक है, क्योंकि इसमें समय की भी बचत होती है, परिश्रम की भी बचत होती है, और साथ में कपड़ा और धन सभी की बचत हो जाएगी, ठीक है। इस बात को लेकिन ध्यान में रखना, ठीक ना। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि वस्त्रों को धोने से क्या लाभ होता है? ठीक है, वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, या व्यक्ति स्वस्थ रहता है, या ये सभी? तो हम वस्त्रों को इसीलिए बार बार धोते हैं ताकि हमारा ये सभी प्रकार का लाभ मिल सकता है। वस्त्र एक तो साफ हो सकता है, उसमें दुर्गंध दूर हो सकती है, और इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है, ठीक है, हेल्दी रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए, माने रसोई घर के सबसे नजदीक में कौन सा रूम होना चाहिए आपको बताना है? ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, या बच्चों का कमरा? तो किचन के जस्ट बगल में भोजन कक्ष नजदीक होना चाहिए ताकि हम किचन के जस्ट बगल में खाना खा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, माइंड में रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि सही विधि से पकाया गया भोजन किस तरीके का होता है? आकर्षक होता है, सुपाच्य होता है, या स्वास्थ्य वर्धक होता है, या हानिकारक होता है? तो सही तरीके से पकाया गया भोजन बच्चों स्वास्थ्य वर्धक हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, माने रोगी का भोजन किस तरीके का होना चाहिए आपको बताना है? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य, या बिना पका हुआ होना चाहिए? तो रोगी का जो भी भोजन बनाया जाता है, ठीक है, उसको दिया जाता है सुपाच्य होना चाहिए ताकि उसको आसानी से पाचन होने में सहायता मिल सके, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियां किस तत्व से मजबूत होती है? माने अस्थियां मेन तरीके से, अस्थियां मतलब हड्डी, ठीक है, जो भी हमारी शरीर की बोन्स होती है वो किस तत्व से, किस एलिमेंट से बनाई जाती है, बनी हुई होती है? लौह तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम, या कैल्शियम? तो जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में माने कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी हड्डियां होती है वो कैल्शियम से ही बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? ठीक है, अस्थि मतलब हड्डियों की जब टूट हो जाता है उसमें मोच आ जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? मोच, अस्थि, या अस्थि विस्थापन, या अस्थिभंग? जब हड्डियां टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अस्थिभंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि श्वसन अंग का प्रमुख भाग क्या है? ठीक है, श्वसन अंग मतलब कि जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन पार्ट कौन सा होता है ये आपको बताना है। अमाशय, अग्न्याशय, फेफड़े, या यकृत, लीवर? बताओ कि श्वसन अंग का जो सबसे मेन अंग होता है वो क्या होता है, और हम किस अंग से सांस लेते हैं? ठीक है, तो फेफड़े की मदद से, आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि घायल के स्थानांतरण का सर्वोत्तम साधन क्या होता है ये आपको बताना है। माने कोई भी इंसान अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एक स्थान से दूसरा स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बैसाखी, हस्तासन, या स्ट्रेचर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो रोगी को स्ट्रेचर के माध्यम से माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तापमान लेना, नाड़ी की गति लेना, या रोगी की श्वास देखना, या ये सभी? तो रोग के विषय में सबसे अच्छी जो बात होती है बच्चा, ठीक है,
नाड़ी की गति लेना, ठीक है, क्योंकि जो भी डॉक्टर होता है सबसे पहले आपका नाड़ी की स्पीड चेक करेगा कि आपका बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, या नाड़ी का स्पीड कितना है, ठीक है। इसी से आपका तबीयत का पता लगा लेता है, ठीक ना। अब ये बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे खंड ब, जो कि बोर्ड की परीक्षा के पेपर में सीधे सीधे 50 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों ये जो सेक्शन है इसमें भी 3 सेक्शन रहते हैं, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। अति लघु उत्तरी को 25 शब्द में देना होता है, ठीक है, 2 नंबर का आता है, आप सभी को पता होगा। लघु उत्तरी 4 नंबर का आता है, जो कि 50 शब्द में देना होता है, ठीक है। और जो कि आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वो बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पूछा जाता है और उनको 100 शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। तो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में स्टे करते रहिएगा, ठीक है, और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा कि बजट किसे कहते हैं। अच्छा, बोर्ड परीक्षा के पेपर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी थोड़ा समझिएगा कि अगर ये बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाएगा कि बजट किसे कहते हैं या बजट का परिभाषा लिखो, तो इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं सॉल्यूशन भी आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर रखा है। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी गया है कि आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को, रिटर्न जो फार्मा होता है, प्रोफार्मा होता है, उसी को हम बजट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को बजट बोलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को सटीक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सटीक परिभाषा आपको याद करके जाना है, बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके या कॉपी भरने के लिए आपको बकवास बातें नहीं लिखना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक आय के स्रोत बताइए, माने पारिवारिक इनकम के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं उसके बारे में बताना। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार है, जैसे वेतन हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है, मजदूरी हो गया, कृषि हो गया, पेंशन हो गया, पशुपालन हो गया, घरेलू उद्योग धंधे भी हो गए, ठीक है, किराया हो गया, ये ट्यूशन से पढ़ा करके जो हमें इनकम सोर्स मिल रहा है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के सोर्स हो सकते हैं जो किसी भी परिवार के इनकम हो सकते हैं, आय हो सकते हैं, ठीक है। तो आप 2-3 बातें भी लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप 8 बातें ही लिखोगे तभी आपका नंबर मिलेगा, ठीक ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है बच्चा कि दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो दैनिक सफाई आप सभी को पता भी होगा, दैनिक मतलब रोज रोज, और सफाई मतलब भाई स्वच्छ, ठीक है, सफाई करना। इसका परिभाषा कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो कि शारीरिक सफाई, ठीक है, दिख रहा है ना, शारीरिक सफाई के समान प्रतिदिन नियमित रूप से की जाने वाली घर की दैनिक, ठीक है, घर की सफाई दैनिक सफाई कहलाती है। माने जैसे हम शरीर में अपना सफाई करते हैं, जैसे डेली तरीके से नहाते हैं या कपड़ा धोते हैं, अपने शरीर का सफाई करते हैं, उसी प्रकार से जैसे हम घर को धोते हैं, पोछा लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, घर की दैनिक सफाई बोलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि गृह सज्जा की परिभाषा लिखिए। ये भी बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है, और आगामी बोर्ड के पेपर में आने का चांसेस भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे कि घर को व्यवस्थित तथा सुनियोजित रूप प्रदान करना ही गृह सज्जा कहलाता है। माने घर की सजावट, गृह सज्जा का मतलब ये होता है घर की सजावट, माने आप घर की सजावट में कौन कौन से वस्तुएं किस तरीके से या किस आइडिया को इस्तेमाल करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, गृह सज्जा बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो कि 25 नंबर है, एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर भी सकते हो कि सीता के पास 984 रुपये थे, उसने 325 रुपये और 50 पैसे अपने छोटे भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने रुपये बचे, ठीक है। तो करना क्या है, 984 में से आपको इतना रुपया माइनस कर देना है, उसके पास माने कितना रुपये बचा शेष निकल करके आ जाएगा। आसानी से कर सकते हो, कोई बताने वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जल का संगठन तथा रासायनिक सूत्र बताइए। तो जल का संगठन मतलब देखो बच्चों ये होता है H2 और O2 से मिलकर के बनाया जाता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो लिख करके बताया भी गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन 26 नंबर देखो, जल एक यौगिक है, यौगिक मतलब कंपाउंड, यौगिक उसी को बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से एलिमेंटों से मिलकर के बनाया जाता है, उसी को यौगिक बोलेंगे, जिसका संगठन 2 तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्वारा बना हुआ है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, और जल में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 भाग विद्यमान रहता है, माने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो शुद्ध जल प्रायः रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। जो आपका प्योर वाटर होगा वो रंगीन होगा, ना उसका रंग होगा ना गंध होगा, उसमें कोई स्वाद होगा, ठीक है। इस तरीके से हल करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे देख सकते हो लघु उत्तरी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में सीधा सीधा 4 नंबर का पूछा जाता है।
अब बताओ अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट करिए। माने शुद्ध जल किसे बोलेंगे, अशुद्ध जल किसे बोलेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है, किस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, यही बात सबसे बड़ी माने मायने रखती है। ठीक है, एग्जामिनर के सामने अपने कॉपी को, अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे बड़ी बात होती है। लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल दोनों में अंतर, इस प्रकार से आपको तालिका बना लेना है। इसमें लिखेंगे शुद्ध जल में कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि यही अशुद्ध जल में क्या होता है, मटमैला होता है, दुर्गंध युक्त होता है, खारा होता है। ठीक है, अन्य किसी स्वाद से युक्त होता है, मैंने उसमें कोई ना कोई स्वाद रहेगा। ठीक है, जल शुद्ध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, शुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जबकि हानिकारक होता है इसमें अशुद्ध जल में। ठीक है, शुद्ध जल पीने योग्य होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। शुद्ध जल पीने से कई रोग नहीं होता है इसमें, अगर अशुद्ध जल के सेवन से बहुत सारे प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे हाइजा, पेजिस, टाइफाइड, इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, शुद्ध जल के सेवन से साबुन सरलता से झाग देता है, शुद्ध जल में जो भी साबुन होगा आसानी से झाग दे देगा, इसमें झाग नहीं देगा। शुद्ध जल में लवणीय तथा गैस अशुद्धियां नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे पूछा गया है कि अतिसार रोग के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है, अतिसार रोग क्या होता है, इसके बारे में, इसका लक्षण क्या होता है और इसके बचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, 4 नंबर का पूछा गया है। कैसे हल करेंगे यहाँ पे देखो बताया भी गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग जैसे हैजा, अतिसार, पेचिस आदि हो सकता है। अतिसार रोग के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। अतिसार के लक्षण, बच्चों के अतिसार में होने वाले दस्त अत्यधिक पतले तथा प्रायः हरे रंग के होते हैं। दस्त मतलब क्या होता है, उल्टी। ठीक है, आगे लिखेंगे कि दस्त अधिक आने पर कभी कभी दस्त के साथ रक्त भी आ जाता है। ठीक है, और दस्तों की संख्या 25 से 30 तक बार भी हो सकती है। ठीक, और रोगी को हल्का सा ज्वर भी रहता है, बुखार भी रहता है। दस्त न रुकने की कंडीशन में रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, इसलिए पानी चढ़ाया जाता है। ऐसा इसको बचने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए, जो भी आपका डॉक्टर होगा उससे सलाह लें। ठीक है, रोगी को पूर्ण विश्वास करना चाहिए, उसको विश्राम देना चाहिए भाई। जल को उबाल करके पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में जल के संक्रमण की बहुत आशंका रहती है, अतः विशेषकर वर्षा ऋतु में जल को उबाल कर ही पीना चाहिए। बोतल से दूध पीने वाले बच्चों की बोतल समय समय पर अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। भोज्य पदार्थों को मक्खियों से बचाने के लिए ढक करके रखना चाहिए। इतने प्रकार का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप 4-5 आंसर भी लिखते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 4 ही नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे समझ सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार से प्रभावों को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन पर प्रभाव को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है, आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बातें बना करके आराम से लिख देना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जन जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। ठीक, इसमें लिखेंगे कि प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड आदि हो सकती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप बढ़ना, बीपी भी बढ़ सकता है, उत्तेजना, हृदय की समस्या आदि हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसी प्रकार व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि पर्यावरण प्रदूषण व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है, हमारे काम करने की क्षमता घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता अनिवार्य रूप से घटती ही है। ठीक है, बढ़ने का चांस नहीं रखता है, लेकिन घटती जाए। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इसमें इंसान स्वस्थ नहीं रहता है, माने उसका दिमाग माने खराब ही रहता है। ठीक है, लिखेंगे प्रदूषित वातावरण से व्यक्ति की चुस्ती, ठीक है, स्फूर्ति, चेतना आदि भी घट जाती है, माने एक्टिवेशन उसका काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर कि रोग प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या इसे क्या समझते हैं, इस क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय करना चाहिए। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो कैसे हल करेंगे बच्चा, यहाँ पे देखो रोग प्रतिरक्षा माने इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखो कि विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा रोग प्रतिबंधक शक्ति इम्यूनिटी पावर कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह क्षमता या शक्ति भिन्न भिन्न स्तरों में पाई जाती है, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। यह नहीं कि एक ही व्यक्ति में भी यह क्षमता भिन्न भिन्न समय में कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, लिखेंगे कि रोग प्रतिरक्षा 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, यहाँ पे देखो बताया गया है कि प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक होता है कृत्रिम अथवा अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता, दोनों के बारे में। अच्छा, प्राकृतिक क्या होता है, नेचर से हमें जो प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से ही
प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विभिन्न रोगों का मुकाबला करने की क्षमता होती है जो जन्मजात होती है। ठीक है, मनुष्य की क्षमता को प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। कृत्रिम मतलब अब डॉक्टर के दवाई सुई से जो भी हम रोगों से लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम अथवा अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इसका सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, नियमित तथा संतुलित जीवन शैली तथा स्वच्छ खान पान से हम टीके या इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इस प्रकार से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक ना, अब चलो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने से कौन कौन सा लाभ हो सकते हैं, उसके लाभ के बारे में लिखना है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो, घर पर स्वयं वस्त्रों की सिलाई करने से धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है। ठीक है, आप अपने डिजाइन के हिसाब से कपड़ों को सिल सकते हैं, इस प्रकार से रुचि के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो तमाम प्रकार की बातें अपने से ही बना करके, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही रट करके जाओगे वही लिखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से अपने आइडिया के हिसाब से बातें बना करके वहां पे लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। बस काफी स्वच्छ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 100 शब्द में देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहने वाला है। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 18 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है कि सिलाई किट सब क्या समझती है। सिलाई किट में आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसकी उपयोगिता लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे। सिलाई किट सबसे पहले समझते हैं भाई कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिलाई किट। ठीक है, सिलाई किट के कार्य हेतु, सिलाई कटाई के कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों एवं सामग्रियों को एक साथ संभाल कर रखने हेतु एक थैले अथवा डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। इस थैले या डिब्बे को ही सिलाई सामग्री सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। माने देखो सिलाई किट में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कैंची हो गया, ठीक है, आपका जो भी आपका टेप वगैरह होता है, सुई हो गया, धागा हो गया, जो भी आपका सामान होता है सिलाई से संबंधित, उन सभी चीज़ों को एक साथ रखने के लिए जो भी हम कपड़े या माने संदूक या डिब्बा या बर्तन या थैली जिसका इस्तेमाल करते हैं उसी को हम सिलाई किट बोलेंगे। यह जो होता है मोटे कपड़े, रेक्सीन, लोहा, लकड़ी, मजबूत प्लास्टिक, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अपने बनवाने के हिसाब से है। अच्छा, कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। देखो फीता, इंची टेप इसको बोला जाता है, ये आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, स्क्वायर के माध्यम से हम चीज़ों क्या करते हैं, 90 एंगल का समकोण बनाते हैं। कैंची आ गई, मिल्टन चाक आ गया, इससे हम कपड़ों पर निशान लगाते हैं। सुई आ गया, धागा आ गया, पीने आ गई, फिंगर कैप या अंगुस्ताना बोल सकते हैं, कागज, रबर, पेंसिल, इतने प्रकार के किट होते हैं जो कि आप सभी को सिलाई किट के अंतर्गत लिखना होगा। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन, घर पर वस्त्रों की धुलाई करने के क्या लाभ होते हैं। ठीक है, वस्त्रों को धोने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, तो ये करो नहीं तो ये करो, दोनों में से किसी को ही हल करना था। अब चलो अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर की व्यवस्था या एवं सजावट आप कैसे करेंगे, इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन दिया गया है कि रसोई घर की व्यवस्था, अरेंजमेंट इसका कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो रसोई घर की सुव्यवस्था अति आवश्यक तत्व है। सुव्यवस्थित रसोई घर जहाँ एक और गृहिणी की कुशलता, दक्षता, सुरुचिपूर्णता का प्रमाण है, वही दूसरी ओर सुव्यवस्था रसोई घर में कार्य करना अधिक सरल एवं सुविधाजनक होता है। ठीक है, इस पर हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते रहे आपको। यहाँ पे देखो कैसे हल करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो रसोई घर की समस्त वस्तुएं यथा स्थान ही रखी जानी चाहिए। माने ऐसी वस्तुएं माने जिसकी जहां आवश्यकता है वहीं पर रख दो। ठीक है, अगला इसमें टॉपिक बनाएंगे खाद्य सामग्री का उचित संग्रह। माने आटा, दाल, चावल, चीनी कहाँ कहाँ पर रखना है उसका भी एक आसान होना चाहिए। ठीक है, रसोई घर में बर्तनों की सफाई, माने बर्तन कौन कौन से कहाँ कहाँ रखना चाहिए, सफाई सही समय करनी चाहिए, इसके बारे में हेडिंग बना करके आपको लिखना है। ठीक है, अगला टॉपिक बनाएंगे इसी में कि रसोई घर के ईंधन तथा संबंधित साधनों का समुचित व्यवस्था भी, अरेंजमेंट भी करके रख रखाव का स्टोव, चूल्हा, गैस, ठीक है, बर्तन, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, जल व भाप द्वारा भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है इसके बारे में लिखना है। ये भी 6 नंबर का आता है। देखो एक उबाल करके पकाया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे धीमी आंच पर पकाना होता है, भाप या वाष्प के द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो मन करे वो यहाँ पे बातें बना करके लिख सकते हो। ठीक है, आइए अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति और रोगी के भोजन में क्या क्या अंतर होता है। रोगी को भोजन देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति एवं रोगी के भोजन में अंतर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि स्वस्थ व्यक्ति को समान, पौष्टिक तथा संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए।
परंतु यदि व्यक्ति किसी साधारण अथवा गंभीर रोग से पीड़ित है तो रोग की प्रकृति के अनुसार रोगी के आहार में आवश्यक परिवर्तन करते रहने चाहिए। इस प्रकार के आहार को आहार अथवा पोषण विज्ञान की भाषा में उपचारार्थ आहार कहा जाता है। इस कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग पाचन तंत्र अथवा उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता से कारण होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से बातें बना करके यहाँ पे लिखना है। अब कौन कौन से कैसे भोजन करेंगे? रोगी का भोजन कराना, ठीक है, रोगी का भोजन कराना है। इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे कि रोग की अवस्था में रोगी के भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी को नियमित भोजन देना चाहिए जिससे उसकी भूख नष्ट ना हो। रोगी को भोजन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से देना चाहिए, समय अनुसार देना चाहिए। रात्रि की अपेक्षा दिन में भोजन देना अधिक उचित रहता है। सोते हुए रोगी को जगाकर भोजन नहीं देना चाहिए, आराम से सोने देना चाहिए, ठीक है। रोगी के पास भोजन लाने से पूर्व उसे और उसके आसपास के स्थान को भोजन हेतु पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। जैसे देखो, रोगी के मुंह हाथ को स्पंज कर धो देना, ठीक है। स्पंज करने का मतलब क्या होता है? धो देना। रोगी के आसपास का स्थान पूर्णतः स्वच्छ कर लेना चाहिए, माने झाड़ देना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे बिस्तर अथवा वस्त्रों की रक्षा के लिए तौलिए का प्रयोग कर देना चाहिए। यदि डॉक्टर के उठने से मना किया है तो तकिए या सहारे से उसे पलंग पर ही बिठा देना चाहिए, ठीक है। अगले इसमें लिखेंगे भोजन अपेक्षित ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, माने ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने प्रकार के आपको बातें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, रोगी का आहार तैयार करते समय। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।